गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो बेटा, अपना जो मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर अपने डिस्कस किया था बेटा, उसमें हमने बात की थी किसकी, वैलेंसी फैक्टर, ओके, यानी संयोजकता गुणांक। अलग अलग कंडीशन में वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर एक कंडीशन मैंने डिस्कस की थी बेटा। आयंस के लिए कैसे करना है, एसिड के लिए कैसे करना है, बेस के लिए कैसे करना है, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट के लिए कैसे करना है, एसिडिक सॉल्ट के लिए कैसे करना है, ओनली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन के लिए कैसे करना है, या फिर डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कैसे करना है। क्लियर। और जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली कंडीशन थी उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी मैंने करवाए थे। KMnO4 का करवाया था, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, K2Cr2 का क्या होगा, फेरस अमोनियम सल्फेट का क्या होगा, फेरस ऑक्जेलेट के लिए X क्या होगा, फेरिक ऑक्जेलेट के लिए क्या होगा, और Fe2O3 टाइप का जो एक अलग केस होता है उसके लिए कैसे करना है, और ऑक्जेलेट आयन का क्या होगा, हर चीज़ मैंने डिस्कस की थी बेटा। तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात आ जाए वहाँ पर क्या, ये 7-8 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक मैंने करवाया बेटा। आ गया समझ में, क्लियर। चलो बेटा, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों इक्विवेलेंट पर। ओके, चलो बेटा, हेडिंग लिखते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इसका सिंबल होता है बेटा स्मॉल ई। इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे तुल्यांक व तुल्यांक अवधारणा। क्या कहा, तुल्यांक व तुल्यांक अवधारणा। देखते हैं बच्चों क्या होता है इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यानी इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं, कैसे हमें करना है। ओके, उससे पहले देखते हैं इक्विवेलेंट क्या होता है। इसे तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक भी कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे आपको याद है अपने मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने मोल के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। ओके, तो मोल के लिए हमने क्या कहा था, मोल क्या होता है, वहाँ जैसे बोलते हैं ना मोल या ग्राम मोल, वैसे ही इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो जैसे मोल क्या होता है, सबस्टांस पदार्थ की मात्रा को, सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट की फॉर्म में यूज होता है, वैसे ही इक्विवेलेंट भी क्या होता है, सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट की फॉर्म में यूज होता है बेटा। क्या कहा, सबस्टांस की अमाउंट पदार्थ की मात्रा के लिए। फॉर एग्जाम्पल कई जगह बच्चों अपन डाटा देखते हैं, अपन बोलते हैं ना 1 मोल 2 मोल 5 मोल 10 मोल, वैसे ही 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट 5 इक्विवेलेंट 10 इक्विवेलेंट, और जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो तो पूरा भरा पड़ा है बेटा इक्विवेलेंट 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 से। आ गया समझ में, क्लियर। तो ये भी क्या होता है, सबस्टांस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट की फॉर्म में यूज होता है। क्लियर। तो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो यूज्ड एज टू रिप्रेजेंट, ऑल्सो यूज्ड एज टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, यानी यह भी क्या होता है बेटा, सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्लियर। जैसे अपन मोल को यूज करते हैं वैसे ही इक्विवेलेंट भी उसी की टर्म में होता है। फिर बच्चा कहेगा सर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बेटा, मोल भी अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, इक्विवेलेंट भी अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मोल ओनली एंड ओनली अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये क्या करता है, अमाउंट के साथ साथ चार्ज को भी बताता है बेटा। मैंने क्या कहा, मोल ओनली अमाउंट के बारे में बताता है, लेकिन इक्विवेलेंट क्या होता है, अमाउंट के साथ साथ चार्ज के बारे में बताता है। चार्ज के बारे में कैसे, कोई भी स्पीशीज अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करती है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो समझते हैं, जैसे मोल के हमें पता है अलग अलग कंडीशन या अलग अलग टर्म्स में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, वैसे ही जो इक्विवेलेंट होता है इसको भी अपन अलग अलग कंडीशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं बेटा, एक तो जैसे मैं क्या लिखूं, अगर कंसंट्रेशन की टर्म में लिखे तो इक्विवेलेंट को अपन क्या लिखते हैं, N/V। बच्चा कहेगा सर ये कैसे, तो बेटा नॉर्मली आपको याद है सारी कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने बताई है, उसमें एक नॉर्मेलिटी आई थी बेटा नंबर 8 वाली कंसंट्रेशन टर्म्स, उसमें नॉर्मेलिटी में क्या लिखा था, E/V लीटर, याद है ना, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो मैं क्या करूँगा, N और V को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो इक्विवेलेंट के बराबर आएगा या नहीं आएगा, आएगा बच्चों। क्लियर, ठीक है। वैसे ही एक इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, W/E, याद है ना, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वैसे ही इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर, ठीक है बेटा। और ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है ये क्या होता है, mW/x के इक्वल होता है। क्लियर, तो E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा,
W अपॉन ई किस जगह क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल ई किस जगह MW अपॉन एक्स। क्लियर, ठीक है बेटा। x को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या लिखेंगे, W अपॉन MW मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, x हो गया। और हमें पता है जो W अपॉन MW होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल के इक्वल होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल मल्टीप्लाई बाई x। काम खत्म। देखो बेटा इक्विवेलेंट की टर्म में अगर हम बात करें तो क्या होगा, मोल तो आ ही रहा है, साथ में x भी आ रहा है। यहाँ पर ये x क्या है, वैलेंसी फैक्टर है, याद है ना, वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने क्या कहा था, मोल ओनली एंड ओनली अमाउंट को बताता है, लेकिन इक्विवेलेंट क्या करता है, अमाउंट के साथ साथ चार्ज को भी रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ओके, एक्सप्लेन करता है कि कैसे इसमें चार्ज का क्या रोल है, कैसे। तो जैसे अपन ने क्या कहा, इक्विवेलेंट, सभी इक्विवेलेंट के ही फॉर्मूले हैं, बस जिसकी ज़रूरत है उसी टर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे, अगर कंसंट्रेशन की टर्म में चाहिए तो क्या करेंगे, N इंटू वी लीटर। क्लियर, अगर वेट की टर्म में चाहिए तो W अपॉन E। क्लियर, और अगर मोल की टर्म में चाहिए तो मोल इंटू एक्स कर देंगे। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, तो ये तो अपने का इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। क्लियर, चलो बेटा अब अपन बात करें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की। ओके, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, मैंने क्या कहा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सभी के इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या कहा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, सभी के इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई रिएक्शन आपको दे रखी है 2A + 3B = 4C + 5D। ओके, ऐसी कोई रिएक्शन हमें दे रखी है, तो देखो इसमें वैसे तो कई सारी स्पीसीज है, A है, B है, C है, D है, लेकिन अगर आपको कंपेयर करना हो तो क्या लिखेंगे, A के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, B के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, C के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, D के इक्विवेलेंट। यानी सभी के इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे बेटा। और ये ध्यान रखना, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने का क्या कह रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के दो बेटा आपको क्या रामबाण फॉर्मूले बता रहा हूँ, रामबाण इलाज बता रहा हूँ। क्या, एक तो आपको डाटा दे रखा हो, ये इतना, ये इतना, ये इतना, कुछ भी नहीं आए समझ में, मैंने क्या कहा, कुछ भी समझ में नहीं आए तो ऐसे बैठे रहोगे फालतू, तो बैठे बैठे मोल ही कैलकुलेट कर लेना। क्या कहा, ऐसे फालतू बैठे रहोगे तो जो आपको डाटा दे रखा उससे क्या करना, मोल कैलकुलेट कर लेना। वो आपको डाटा किसकी टर्म में भी दे सकता है, वॉल्यूम की टर्म में दे सकता है, वेट की टर्म में दे सकता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म में दे सकता है, किसी की टर्म में भी दे सकता है। मोल कैलकुलेट कर लेना। बच्चा कहेगा सर मोल कैलकुलेट कर लूँ, उसके बाद क्या होगा, अगर आप मोल कैलकुलेट कर लोगे तो क्या होगा बच्चों, कम से कम यानी 50% आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। आगे का रास्ता अपने आप पता चल जाएगा कि जो मुझे पूछा है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। बात समझ में आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आए कि अब क्या करना है, फिजिकल का क्वेश्चन हो तो क्या करना, मोल कैलकुलेट कर लेना, पहला तरीका। क्लियर। दूसरा क्या बेटा, अगर आपको दो स्पीसीज को कंपेयर करना हो, कंपेयर करने का मतलब क्या है, A इतना है तो B क्या होगा, B इतना है तो C क्या होगा, C इतना है तो D क्या होगा, या D इतना है तो A क्या होगा, जो भी तुम्हें पूछे, कोई भी तुम्हें दो स्पीसीज को कंपेयर करना हो, चाहे जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी है A B C D, इसमें किसी को कंपेयर करवाए, तो मैंने क्या कहा, दो स्पीसीज को अगर कंपेयर करें, चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो क्या ये रूल फिक्स किया गया है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होंगे, चाहे कोई सा भी रिएक्टेंट हो, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो। अब मैंने क्या कहा, जहाँ कंपेरिजन की बात आ जाए, इसका इतना है तो ये क्या होगा, इसका इतना है तो ये क्या होगा, तो आपको क्या करना, एक जो गिवन है दूसरा जो आस्क है, तो क्या करो, इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू उसके इक्विवेलेंट। मैंने क्या कहा, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर देना। समझ में आ गया बेटा क्या कह रहा हूँ। तो ये दो बेटा रामबाण इलाज है बेटा, ध्यान रखना। कैसे भी क्वेश्चंस के कुछ भी डाटा दे रखा, मोल कैलकुलेट कर लो, यानी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे पता चल जाएगा अब मैं कैसे कर सकता हूँ। क्लियर, आपको एक हिंट मिल जाएगा। और वही बात करें अगर जहाँ कंपैरिजन पे बात आ जाए, ये इतना तो ये क्या होगा, तो क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू उसके इक्विवेलेंट। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। चलो बेटा अब एक बात तो समझ में आ गई होगी, क्या, जैसे ये रिएक्शन हमने लिख के दे रखी है, इसमें क्या लिखा है 2A + 3B = 4C + 5D, तो 2 3 4 5 ये जो कोफिशिएंट लिखे हैं, बच्चा कहेगा सर इसका मतलब इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने में इन कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है क्या, नहीं बेटा कोई रोल नहीं है। क्या कहा, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने में इन कोफिशिएंट्स का कोई रोल नहीं होता, चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके साथ कितनी भी डिजिट लिखी हो 1 2 3 4 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A के इक्विवेलेंट इक्वल टू B के इक्विवेलेंट, या फिर C के इक्विवेलेंट इक्वल टू D के इक्विवेलेंट। तो बच्चा कहेगा सर आपने ये तो बता दिया
किन्हीं दो को कंपेयर करना हो तो इसके इक्विवेलेंट बराबर उसके इक्विवेलेंट। क्लियर सर, आगे कैसे करूं? आगे आपको ये चेक करना है कि जो मुझे दे रखा है, गिवन है, वो किसकी टर्म में है और जो आस्क है यानी पूछा है वो किसकी टर्म में है। ओके, कैसे? अगर मुझे कंसंट्रेशन की टर्म में बात करें तो मैं क्या लिखूंगा, n इंटू वी लिख दूंगा, E बराबर यस और नो। मैंने क्या कहा, चाहे मुझे गिवन हो चाहे आस्क हो, सबसे पहला काम तो क्या होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट बराबर उसके इक्विवेलेंट। क्लियर? अगर मुझे कंसंट्रेशन की टर्म में बात करें मतलब चाहे गिवन हो चाहे आस्क हो तो E इक्वल टू ई किस जगह n इंटू वी लिख सकते हो लीटर में। क्लियर? अगर ml में है तो अपॉन में 1000 आ जाएगा। ओके, अगर वेट की टर्म में बात करें तो W अपॉन E लिख सकते हो बेटा। क्लियर? और अगर मोल की टर्म में बात करें तो मोल मल्टीप्लाई बाई x लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, बच्चे से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बच्चा कहेगा, सर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Na बराबर Nb इक्वल टू NC बराबर क्या होगा ND, यस और नो। बच्चा कहेगा सर जब इक्विवेलेंट बराबर कर सकता हूं तो मोल बराबर कर सकता हूं क्या? नहीं बेटा, ध्यान रखना, मोल में हमें पता है स्टाइकियोमेट्री का रोल होता है, तो स्टाइकियोमेट्री इसकी 2 है तो इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 5 होगी। क्लियर? तो डायरेक्टली मोल इक्वल कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, इस साइन का मीनिंग समझ रहे हो ना, यानी ये आपस में डायरेक्टली इक्वल नहीं है। आ गया समझ में? बच्चा कहेगा तो सर इनको अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा, तो आपको क्या करना है बेटा, Na अपॉन 2, अगर मैं ऐसे लिख दूं Nb अपॉन 3, या फिर मैं लिख दूं Nc अपॉन 4, या फिर मैं लिख दूं Nd अपॉन 5, अगर इनको अपन बराबर कर दे तो क्या होगा, अपन क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट से अगर डिवाइड कर दे, गुणांकों से भाग दे तो अपन इनके मोल को बराबर लिख सकते हैं। कैसे बेटा? जैसे इसके मोल कितने हैं स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, 2 मोल, 2 से ही डिवाइड कर दूं 1 आ गया, 3 मोल है 3 से डिवाइड कर दूं कितना आ गया 1 आ गया, C के 4 मोल है तो 4 से डिवाइड कर दिया 1 मोल आ जाएगा, D के 5 मोल है 5 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर डायरेक्टली मोल को आपको कंपेयर करना है तो सीधे बराबर मत कर देना, जो कोफिशिएंट आपको दे रखा है, जो गुणांक आपको दिया गया उससे डिवाइड कर दोगे तब आप मोल को इक्वल कर सकते हो। और आपको याद है तो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं, वहाँ पर आपको याद है बेटा जो भी कोफिशिएंट होता है 1/, में लेते नहीं लेते, यानी जैसे A की कंसंट्रेशन तो क्या लिखते हैं -1/2 dA/dt -1/3। अरे हमें पता है जो कोफिशिएंट होता है उसको अपॉन में लेते नहीं लेते, केमिकल काइनेटिक्स में याद है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने में, अभिक्रिया की दर ज्ञात करने में, वहाँ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको 1 अपॉन में क्यों करते हैं, इसका रीज़न यही है क्योंकि अगर आपको कंपेयर करना है, सभी को इक्वल करना है तो इनिशियल मोल या कंसंट्रेशन को बराबर लेना पड़ेगा। बराबर लेने के लिए जो कोफिशिएंट है उनको सबको क्या करो, जिसका जो कोफिशिएंट है उसको अपॉन में लिख दो, यानी बटा में लिख दो, 1/, में लिख दो। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, जितने स्टामार्क लगाएं उतना कम है। ध्यान रखना, रिएक्शन को कंपेयर करना है तो ये रूल फिक्स किया गया है क्या, कि चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, हर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो इक्विवेलेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे बेटा। कैसे होंगे, क्या होंगे, समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, अब ध्यान रखना बेटा, कई सारे कॉन्सेप्ट भी हमें ध्यान रखना। क्या, अगर एसिड और बेस की बात करें बेटा तो क्या लिखेंगे, फॉर एसिड बेस रिएक्शन, क्या कहा, फॉर एसिड बेस रिएक्शंस। अगर ऐसी कोई रिएक्शंस अगर हमें दे दे तो देखो बेटा क्या करना, अगर एसिड बेस रिएक्शन दे रखी है तो देखते ही कर देना E एसिड इक्वल टू E बेस। मैंने क्या कहा, अगर क्वेश्चन में एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखी है, स्क्रीन पे पूरा तो आ रहा है क्या, मैंने क्या कहा, एसिड बेस की अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना, एसिड बेस देखते ही क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना। मैंने क्या कहा, एसिड बेस देखते ही क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना, वैसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना बेटा, क्वेश्चन तो करना है। अगर क्वेश्चन में एसिड बेस नाम आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, एसिड के इक्विवेलेंट इक्वल टू बेस के इक्विवेलेंट। ओके, बच्चा कहेगा सर क्यों, तो बेटा एक रूल फिक्स है क्या, एसिड बेस की जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, अम्ल और क्षार की जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, एसिड और बेस दोनों के बराबर तुल्यांक भाग लेते हैं, इक्वल इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले एसिड बेस अगर क्वेश्चन में नाम आ गया तो क्या करना, एसिड के इक्विवेलेंट इक्वल टू बेस के इक्विवेलेंट। बच्चा कहेगा सर आगे क्या करना है, आगे ये करना है बेटा, किसकी टर्म में गिवन है, किसकी टर्म में आस्क है, बस इक्विवेलेंट को उसी की टर्म में कन्वर्ट कर देना। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड होता है बेटा, कोई भी कंपाउंड होता है, ध्यान रखना उसमें सभी कंपोनेंट के इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने क्या कहा, कोई भी कंपाउंड आपको दे दे
उसमें जितने भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब है उसके घटक, यानी कोई यौगिक के घटक क्या होते हैं बेटा, जिनसे मिलकर वो कंपाउंड बना होता है। ओके, जैसे मान लो अपन कहे H2O, अरे वाटर के कंपोनेंट कौन है, जल के घटक कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। क्लियर? तो क्या कहेंगे, कोई भी कंपोनेंट हो बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये बोल दे, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा है AXBYCZ, मैंने क्या कहा, ऐसा कोई एग्जांपल हमें दिया गया है AXBYCZ। AXBYCZ का मतलब क्या है बच्चों, ABC तो क्या है, वो कंपोनेंट है जिनसे मिलकर ये कंपाउंड बना है। क्या कहा, ABC तो क्या है, वो एलिमेंट है, यानी इसके कंपोनेंट है जिनसे मिलकर ये कंपाउंड बना है। और XYZ क्या है बच्चों, इनके नंबर ऑफ एटम्स है, क्योंकि हमें पता है किसी भी कंपाउंड में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम बराबर हो जरूरी है क्या, नहीं। जैसे अपने लिखा H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, यस और नो। वैसे ही ABC जो भी इसके कंपोनेंट है जिनसे कंपाउंड बना है, उसके नंबर ऑफ एटम कुछ भी हो सकते हैं। XYZ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। क्लियर? ठीक है, तो क्या कहेंगे, कोई भी कंपाउंड आपको दे दे, उसके लिए क्या करना है, A के इक्विवेलेंट इक्वल टू B के इक्विवेलेंट इक्वल टू C के इक्विवेलेंट, यानी इसके जितने भी कंपोनेंट है सभी के इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होंगे। बेटा समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, क्या, कोई भी कंपाउंड होता है, मैंने क्या कहा, कोई भी कंपाउंड होता है बच्चों, तो क्या होगा, उसके कंपाउंड के इक्विवेलेंट और उसके कंपोनेंट के इक्विवेलेंट उनके भी आपस में बराबर होंगे। मैंने क्या कहा, एक यौगिक और उसके घटकों के तुल्यांक भी सदैव बराबर होंगे। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई हमें एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, जैसे मान लो AXBY, ऐसा कोई हमें एग्जाम्पल दे रखा है, तो बेटा तो क्या करना है, पहली बात तो कंपाउंड कौन है, ये पूरा कंपाउंड है AXBY, ये पूरा कंपाउंड है, इसके इक्विवेलेंट क्या होंगे, इसके कंपोनेंट कौन है, A और B, यानी A के इक्विवेलेंट और इसके B के इक्विवेलेंट, ये भी आपस में बराबर होगा। मैंने क्या कहा, कोई भी कंपाउंड आपको दे दे, कंपाउंड के इक्विवेलेंट और इसके कंपोनेंट जो घटक होते हैं उसके इक्विवेलेंट भी आपस में बराबर होंगे। बेटा स्मॉल ई हमें लिखना है बेटा, इक्विवेलेंट की अपन बात कर रहे हैं, ये क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट बराबर है इसके इक्विवेलेंट। बच्चा कहेगा सर ये कैसे पॉसिबल है, तो बेटा देखो हमने क्या कहा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, इसका मेन स्टेटमेंट ही क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हर रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे क्या, इस स्टेटमेंट को देखो बेटा, इस एग्जांपल को वापस मैं अगर बोलूं तो क्या, ऐसा कोई कंपाउंड है जैसे AB है बेटा, ये क्या हो रहा है, ये मान लो ब्रेक होकर A और B बना रहा है। मैंने क्या कहा, अरे ये क्या करता है, AB अगर ब्रेक होकर क्या कर रहा है, A और B बना रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट सभी के इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होंगे। यस और नो? तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन हो गया, AB हो गया, तो क्या करेंगे, AB के इक्विवेलेंट, अब देखो यहाँ पर चाहे कोई रिएक्टेंट हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो, सभी के इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AB के इक्विवेलेंट बराबर क्या होंगे, A के इक्विवेलेंट बराबर क्या होंगे, B के इक्विवेलेंट। यस और नो? तो मैंने क्या कहा, कोई कंपाउंड आपको दे रखा है तो कंपाउंड के इक्विवेलेंट और उसके कंपोनेंट सभी के इक्विवेलेंट भी आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ये बच्चों मैंने इक्विवेलेंट के बारे में एक मतलब सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, कैसे करना है, क्या करना, इन रूल्स का, इन जो कॉन्सेप्ट मैंने बोले, स्टेटमेंट बोले, इनकी हेल्प से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी क्वेश्चन इक्विवेलेंट नाम आ जाए, आपको एक ही काम करना है, इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू उसके इक्विवेलेंट, जिन दो का डिस्कशन कर रहा है बेटा क्या करना, उनके इक्विवेलेंट बराबर कर देना है। मैंने क्या कहा, जिन दो की बात करे, ये इतना है तो ये क्या होगा, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो, फिर देखो क्या मुझे दे रखा है, क्या मुझे पूछा है, बस उसकी टर्म में कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट को बाकी सोल्व करना है। समझ में आ गया? यस और नो? तो इक्विवेलेंट के जो भी क्वेश्चन मिले बेटा सोल्व कर लेना। ओके, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। कोई दिक्कत हो तो बोलो यहाँ तक, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो यहाँ तक। ठीक है बेटा,
और जिस बच्चे ने किसी भी रीज़न से कल वाला लेक्चर मिस किया था, स्किप किया था बेटा, वो ज़रूर देख लेना उसका वीडियो लेक्चर। कल जैसे उसका वीडियो तैयार होता है, वीडियो लेक्चर आपको सेंड करूँगा, कल वाले लेक्चर का ज़रूर देख लेना, ध्यान रखना। अदरवाइज KMnO4, K2CR2O7, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये सब रटोगे तो रट नहीं पाओगे। लेकिन एक एक कंडीशन मैंने बताई है, किस कंडीशन में किसका वैलेंसी फैक्टर कितना लेना है, क्या लेना है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कॉल मैसेज करके पूछ लेना बेटा, लेकिन अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। चलो बच्चों, तो ये तो अपने बात की है इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी फैक्टर और इक्विवेलेंट, ये सब क्या होते हैं, कैसे करना है, एक एक चीज़ डिस्कस किए। ओके, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। हेडिंग देखते हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेट। क्या कहा, मेथड्स फॉर कैलकुलेट, मेथड्स फॉर कैलकुलेट एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, यानी परमाणु भार या अणु भार ज्ञात करने की विधियां। कहने का मतलब क्या है, इसमें कई सारी मेथड्स आएगी। देखो बेटा, हेडिंग से पता चल रहा है क्या, इसमें कई सारी मेथड्स हमें देगा, जिसकी हेल्प से या तो हमें एटॉमिक वेट या हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। दोनों के लिए अगर मैं कॉमनली बोलूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर एटम है तो एटम के रेस्पेक्ट में, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। क्लियर। इसमें देखो बेटा 6-7 टाइप की अपन मेथड्स पढ़ेंगे, ये हो तो कैसे करेंगे, वो हो तो कैसे करेंगे। इन मेथड्स की सबसे अच्छी बात क्या, चिल्ला चिल्ला कर आपको मेथड का नाम देगा। मैंने क्या कहा, चिल्ला चिल्ला कर मेथड का नाम देगा। इस मेथड में ये क्या होगा, वो क्या होगा। हर मेथड के लिए अपने आप में क्या है, एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है। क्लियर। तो मेथड का नाम देखते ही सबसे पहले तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि इस कंडीशन में इस मेथड के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है। क्लियर, ये जरूर ध्यान रखना है। ओके, चलो बेटा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करना है, क्या करना। सबसे फर्स्ट मेथड जो आएगी वो आएगी बेटा परसेंटेज कंपोजिशन मेथड, परसेंटेज कंपोजिशन मेथड यानी प्रतिशत संगठन विधि। मैंने क्या कहा, परसेंटेज कंपोजिशन मेथड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी मेथड पे आएंगे, तो सबसे पहले यही बता रहा हूँ बेटा। क्लियर। जितनी मेथड हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी मेथड पर मिलेंगे। क्या कहा, परसेंटेज कंपोजिशन मेथड यानी प्रतिशत संगठन विधि। इसमें क्या करेगा, नाम से पता चला परसेंटेज कंपोजिशन, या कंपोजिशन को हम अमाउंट भी बोल सकते हैं बेटा। क्या कहा, कंपोजिशन मतलब संगठन, या फिर हिंदी में इसे मात्रा भी बोल सकते हैं, संगठन या फिर मात्रा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंपोजिशन या अमाउंट। क्लियर। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में क्या करना, हमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। देखो इसमें कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को ज़्यादा माथा पच्ची वाला काम नहीं होता, बस छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, उनको अप्लाई करना है। लेकिन वो फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं, कैसे क्या करना, थोड़ा सा हिंट जरूर बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, देखो परसेंटेज कंपोजिशन में हमें क्या करना है, इसमें क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन बोल दे या फिर अमाउंट, ये ध्यान रखना। परसेंटेज कंपोजिशन और अमाउंट ऑफ एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट की बात कर रहा है, मैंने क्या कहा, परसेंटेज कंपोजिशन और अमाउंट ऑफ एलिमेंट इसको क्या करना है बेटा, एटॉमिक वेट। यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक वेट अपॉन में क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, मल्टीप्लाई बाय क्या होती है, एटॉमिसिटी, और मल्टीप्लाई बाई 100। मैंने क्या कहा, परसेंटेज कंपोजिशन और अमाउंट ऑफ एलिमेंट इसको क्या करना है, एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाई 100। इसमें क्या करेगा, किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज अमाउंट, प्रतिशत संगठन या प्रतिशत मात्रा क्या होगी, तो जिस एलिमेंट की बात करें ध्यान रखना उसी का एटॉमिक वेट और पूरा कंपाउंड आपको देगा। जैसे मैं कहूँ H2O में हाइड्रोजन की परसेंटेज अमाउंट क्या होगी, तो एटॉमिक वेट ओनली हाइड्रोजन का लेना है, और मॉलिक्यूलर वेट जिस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में बात करा, जैसे वाटर की बात की तो पूरे वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर। एटॉमिसिटी उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट की आप परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर रहे हो उसकी परसेंटेज अमाउंट कितनी है। मैंने क्या कहा, बात समझ में आई क्या, इसका मतलब परसेंटेज एटॉमिसिटी क्या, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जिस परसेंटेज जिस एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर रहे हो उसके कितने एटम्स है। जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखें तो वाटर में हमें पता है बच्चों हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, 2,
तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 2। और एटॉमिसिटी क्या होता है ये हमने पढ़ा भी है मोल के स्टार्टिंग लेक्चर में, याद है ना, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में किसी एलिमेंट के कितने एटम होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी और मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। इसमें बेटा 4 टाइप से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। कैसे? देखो, एक तो परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिसिटी, इन 4 में से 3 वैल्यू हमें गिवन होगी, चौथी पूछेगा। या तो ये तीनों दे देगा ये पूछेगा, या फिर ये तीनों दे देगा ये पूछेगा, ये तीनों दे के ये पूछेगा, कुछ भी तुम्हें पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात तो परसेंटेज देखते ही बच्चे के दिमाग में आना चाहिए मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, उसके बाद क्या गिवन है क्या आस्क है। ठीक है, जो गिवन है उस 3 की वैल्यू पुट करो और जो 4th अननोन है उसके लिए कैलकुलेट कर लो बेटा। क्लियर। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो RBTS का फर्स्ट टेस्ट पेपर हुआ था उसमें बच्चों आया भी था क्वेश्चन। देखो क्या बोलेगा, कंपाउंड जो है, कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, न्यूनतम अणुभार क्या होगा। तो ध्यान रखना मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए एटॉमिसिटी क्या लेनी है 1 लेनी है, क्योंकि अगर किसी एटम की बात कर रहा है तो कम से कम कंपाउंड में अगर उसकी कुछ परसेंटेज अमाउंट है तो कम से कम 1 एटम तो ज़रूर है। मैंने क्या कहा, अगर किसी कंपाउंड के रेस्पेक्ट में बात करें उसमें वो एलिमेंट कितना % होगा तो कम से कम 1 एटम तो होगा ही होगा बेटा। ध्यान रखना, एटॉमिसिटी मैंने कहा था अरे इंटीजर में होती है, क्या होगा 1 2 3 4 इस टाइप से होगा बेटा। डेसिमल में हो सकता है क्या, नहीं। तो आपसे बोले मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा तो एटॉमिसिटी कितनी लेनी है, इनडायरेक्टली बोल दिया 1 लेनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता इनको सोल्व करेंगे। अरे सीधी सी बात है, एटॉमिसिटी यहाँ पर अगर 1 लिखूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी, 2 लिखूंगा तो डबल होगी, 3 लिखूंगा तो ट्रिपल होती जाएगी, 4 लिखूंगा तो 4 टाइम्स होती जाएगी। तो एटॉमिसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी परमाणुता वैसे वैसे रिजल्ट ज़्यादा आता जाएगा। तो मिनिमम अगर मिनिमम पूछे तो एटॉमिसिटी कितनी लेनी है 1 लेनी है। समझ में आ गया? बच्चा कहे सर मैक्सिमम पूछे तो क्या लेना है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर। उसके लिए हमें कोई ना कोई हिंट जरूर देगा, लेकिन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए पूछे या मिनिमम परसेंटेज अमाउंट बोल दे, अगर मिनिमम नाम आ जाए तो समझ जाना एटॉमिसिटी क्या लेनी है 1। समझ में आ गया? क्लियर। ठीक है, एक बच्चों इसमें एक नाम और आता आइसोमॉर्फस। मैंने क्या कहा, आइसोमॉर्फस। ओके, आपको डिटेल से नहीं बोलेगा इसका मतलब क्या। आइसोमॉर्फस वर्ड आ जाए तो इसका मीनिंग क्या है, ध्यान रखना बेटा, सेम चार्ज। मैंने क्या कहा, सेम चार्ज एंड सेम एटॉमिसिटी। क्या कहा, सेम चार्ज एंड सेम एटॉमिसिटी। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, आपको क्या करेगा, 2 कंपाउंड को कंपेयर करके देगा। क्या, एक तो बच्चों आपको हाइपोथेटिकल कंपाउंड देगा यानी काल्पनिक यौगिक देगा, एक आपको रियल कंपाउंड देगा। ओके, तो आपको जो देखो क्वेश्चन सोल्व करना है हाइपोथेटिकल कंपाउंड से काल्पनिक यौगिक के लिए सोल्व करना है, और लेकिन कंपेयर किससे करना है, जो आपको रियल कंपाउंड दे रखा है, वास्तविक यौगिक दे रखा है, उससे कंपेयर करते हुए सोल्व करना है। ओके, तो वहां पर वर्ड दे देगा आइसोमॉर्फस। फॉर एग्जांपल आपसे बोले कोई मेटल सल्फेट है, अब देखो बेटा ये रियल कंपाउंड है क्या, हाइपोथेटिकल हो गया क्योंकि मेटल कौन सी हमें नहीं पता। क्लियर। ठीक है, जैसे आपसे ये बोल दिया कोई मेटल सल्फेट है, कोई दिक्कत नहीं है, मेटल सल्फेट बोला है इसका मतलब है मेटल M मान लो, सल्फेट बोला है तो आगे SO4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला गया कोई मेटल सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट का आइसोमॉर्फस है, इसका मतलब जिंक सल्फेट बोल दिया तो ZnSO4। यस और नो। मैंने क्या कहा, आपको कंपेयर कैसे करना है, आपसे बोले कोई मेटल सल्फेट है तो MsO4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेटल सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट का आइसोमॉर्फस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे ZnSO4 से कंपेयर करेंगे तो देखो अगर दोनों को आइसोमॉर्फस बोला तो एक बात तो श्योर है बेटा, कैसे आइसोमॉर्फस बोला, इसका मतलब इस मेटल पर चार्ज और एटॉमिसिटी वही होगी जो इस मेटल की है। यस और नो, ये इसका आइसोमॉर्फस है, इसका मतलब क्या, इस मेटल के लिए चार्ज और एटॉमिसिटी जो है वही इस मेटल की होगी। हमें डायरेक्टली नहीं बोला था, इनडायरेक्टली बोला है। तो देखो इसका चार्ज और एटॉमिसिटी क्या होगी, एटॉमिसिटी तो पता ही है ये 1 है तो ये भी कितना होगा, इसका मतलब 1 होगा। अगर यहाँ पर बच्चों 2 होता तो ये भी कितना होता, 2 होता बेटा। आ गया समझ में, क्योंकि आइसोमॉर्फस बोला है जितने एटम इसके इतने ही एटम इसके। क्लियर। चार्ज की बात करिए, सल्फेट SO4 -2 तो यहाँ कितना +2, तो इस मेटल पर भी चार्ज क्या आएगा, +2 आएगा बेटा। समझ में आ गया? यस और नो। तो आइसोमॉर्फस बोले इसका मतलब क्या है, सेम चार्ज सेम एटॉमिसिटी। इस वर्ड में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। समझ में आ गया? क्लियर। कोई डाउट है तो बोलो बेटा फटाफट, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। कोई भी डाउट है तो बता सकते हो।
कोई भी डाउट है तो बता सकते हो बेटा। आगे बढ़े, चलो बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा आगे बात करते हैं। ये तो अपनी फर्स्ट मेथड थी क्या, परसेंटेज कंपोजिशन मेथड। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, जो परसेंटेज कंपोजिशन अपने पढ़ा है उसके बाद बात करते हैं नंबर टू पढ़ते हैं बेटा, विक्टर मेयर मेथड। क्या कहा, विक्टर मेयर मेथड। मैंने क्या कहा था बेटा, अलग अलग मेथड आएगी और हर मेथड की अलग अलग कंडीशन है। इसमें कई मेथड तो साइंटिस्ट के नाम पे भी दी गई है बेटा। ओके, जैसे विक्टर मेयर, ये साइंटिस्ट के नेम पे। बच्चों देखो क्या होता है, कैसे करना है बेटा, समझना। हर मेथड के लिए मैंने क्या कहा, एक स्पेसिफिक बेटा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होती है, क्लियर, ध्यान रखना। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसके लिए बात करें बच्चों, देखो क्या लिखेंगे, एप्लीकेबल। ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, फॉर वोलेटाइल सबस्टांसेस। मैंने क्या कहा, किसके लिए एप्लीकेबल होती है बच्चों, वोलेटाइल सबस्टांसेस। इसका मतलब क्या, वोलेटाइल वाष्पशील पदार्थों के लिए लागू होती है। बच्चा कहेगा सर ये क्या हो गया। बच्चों एक्चुअल में वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो अपने आप वेपर में, अपने आप वाष्प में परिवर्तित हो सके। मैंने क्या कहा, ऐसा सबस्टांस जो क्या होगा, अपने आप वेपर में, वाष्प में परिवर्तित हो सके। कैसे, एक आपने प्रैक्टिकली देखा होगा बेटा, अपन क्या करते हैं बच्चों, अपन नॉर्मली देखा होगा जैसे पेट्रोल डीजल जब भी लेके आते हैं तो या तो क्या करते हैं, व्हीकल में डायरेक्टली पेट्रोल पंप पे जाके डलवाते हैं, या फिर क्या कोई बोतल या कैंपर लेके जाते हैं। तो देखा होगा बेटा अपने कभी जब भी पेट्रोल डीजल डलवाते हैं तो क्या करते हैं, बोतल या कैंपर को ऐसा टाइट करते हैं एकदम, पहले पॉलीथीन लगाते हैं, फिर कुछ और लगाते हैं, फिर कुछ और लगाते हैं, फिर लास्ट में ढक्कन वगैरह लगा के उसे पैक कर देते हैं। अरे इतना पैक कर देते हैं उसका सांस भी बंद हो जाता है बेटा, ठीक है। अरे सीधी सी बात है, अपन तो इंडियन है बेटा, हमें पता उसके अंदर क्या, अरे पेट्रोल या फिर डीजल है, ठीक है। तो पेट्रोल या डीजल क्या होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है, वाष्पशील प्रवृत्ति का होता है। कभी ऐसा देखा है क्या, पेट्रोल डीजल क्या कभी मटके में लेके आ रहे हो या फिर बाल्टी भरवा के लेके आ रहे हो कि पूरी बाल्टी भर दो, नहीं बेटा। क्यों, क्योंकि हमें पता है वोलेटाइल नेचर का है, ये वाष्पशील प्रवृत्ति का है। तो हमें पता घर तक आएंगे तो क्या होगा, कुछ पेट्रोल डीजल तो क्या होगा, वोलेटाइल होकर वाष्पशील प्रवृत्ति की होने की वजह से क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा। और हम तो पता, आपको पता इंडियन है, अरे एक बूंद भी वेस्ट जाने देंगे क्या, नहीं बेटा। हम तो क्या होते हैं, बाथरूम का लोटा भी ट्रेन में क्या करते हैं, चैन से बांध के रखते हैं, यस और नो। तो हमें पता है पेट्रोल डीजल जो ऐसी कंडीशन में है उसे ये बताओ ऐसे वेस्टेज जाने देंगे क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो बोतल कैंपर जो भी होता है उसका क्या करते हैं, इतना टाइटली पैक करते हैं, सांस बंद हो जाता है, पेट्रोल डीजल खुद कह देगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो बेटा। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेयर में, खुले वातावरण में वो क्या होगा, अपने आप वाष्प में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति उसकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी वोलेटाइल नेचर बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करेगा, सरफेस को छोड़कर उसके मॉलिक्यूल जाते जाएंगे, क्लियर, ठीक है बेटा। इसका मतलब होता है वोलेटाइल सबस्टांस, वाष्पशील पदार्थ, फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल वाली कंडीशन, क्लियर, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें क्या करना है, सीधा इसका फॉर्मूला रटने के बजाय थोड़ा सा आइडिया रखना बेटा, करना कैसे है, क्या करना है। ओके, इसमें एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये मान लो जैसे कोई कंटेनर है, ये मान लो जैसे कोई कंटेनर लिया बेटा अपन ने, मान लो यहाँ पर कोई कंटेनर है, इसमें मैंने क्या किया, वोलेटाइल सबस्टांस ले लिया, इसमें कोई सबस्टांस हमने रखा है। ये क्या है बच्चों, वोलेटाइल सबस्टांस है, कोई भी सबस्टांस है लेकिन वोलेटाइल नेचर वाला है, वोलेटाइल सबस्टांस है, क्लियर। अब हमें पता है बच्चों वोलेटाइल सबस्टांस अगर है तो हमें पता है ये क्या करेगा, वेपर का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, करेगा बेटा। तो ये क्या है, फॉर्म्ड वेपर। मैंने क्या कहा, फॉर्म्ड वेपर, यानी जो वेपर बनेगी उसकी वैल्यू है। अब हमें पता है अगर इससे वेपर बनेगी, अगर इससे वेपर बनेगी तो बेटा ये बताओ वेपर का तो नेचर क्या होता है, गैस की तरह होता है। गैस हमें पता क्या होगी, अरे अगेंस्ट द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत मूवमेंट शो करती नहीं करती, यानी वेपर ऊपर उठेगी गैस की तरह बेटा ऊपर जाएगी। और अगर ऊपर जाएगी तो इस कंटेनर में पहले से जो क्या एयर के पार्टिकल है बेटा, उसको ये बताओ कोलिजन करके डिस्प्लेस करेगी या नहीं करेगी। अरे सीधी सी बात है, एक पार्टिकल है, इस पर नीचे से मान लो कोई
कोई अदर पार्टिकल कोलिजन कर रहा है तो इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा बेटा। जैसे मान लो ये मार्कर है यहाँ पर रखा है, इस पर अपन नीचे से फोर्स लगाए बेटा, कोलिजन करे तो क्या होगा? ये ऊपर की साइड में मूवमेंट शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। सेम केस यहाँ पर है क्या कि इस कंटेनर में अगर हमने वोलेटाइल सबस्टांस रखा था तो ये क्या करेगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। मैंने लिखा वोलेटाइल सबस्टांस वाष्पशील पदार्थ, इससे जो वेपर बनेगी निर्मित वाष्प या फॉर्म्ड वेपर, और हमें पता है वेपर का नेचर है गैस की तरह, तो हमें पता है ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगी तो क्या करेंगी? इसका हर पार्टिकल ऊपर हमें पता जो एयर फील की गई थी उससे कोलिजन करके उसको हमें पता ऊपर की तरफ क्या करेगा? अरे फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब जो गैसेस पार्टिकल है इन पर अगर फोर्स लगेगा तो ये बताओ कंटेनर से बाहर डिस्प्लेस हो सकते हैं नहीं हो सकते? यस और नो? बात समझ में आई क्या? तो ये बेटा क्या है? ये है डिस्प्लेस्ड। क्या कहा? ये है डिस्प्लेस्ड एयर। क्या है बेटा? ये डिस्प्लेस्ड एयर है बेटा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो मैंने क्या कहा बेटा, देखो रटने के बजाय थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना। वोलेटाइल सबस्टांस लिया है, वाष्पशील पदार्थ, इससे जो वेपर बनी है कोई दिक्कत नहीं है, निर्मित वाष्प, और ये जो फॉर्म्ड वेपर है ऊपर जो एयर फील थी बेटा यानी हवा भरी गई थी उसको यहाँ से डिस्प्लेस करेगी, विस्थापित करेगी बेटा। क्लियर? और इनको जब कंपेयर करते हैं तो सभी के मोल इक्वल लेते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? एन। एन क्या है बेटा? वोलेटाइल सबस्टांस, यानी वोलेटाइल सबस्टांस के मोल, किसके मोल? वोलेटाइल सबस्टांस के मोल इक्वल टू क्या लिखेंगे? किसके मोल है? फॉर्म्ड वेपर, जो वेपर बनती है उसके मोल, फॉर्म्ड वेपर जो वेपर बन रही है उसके मोल, इक्वल टू क्या करेंगे? जो एयर डिस्प्लेस हो रही है उसके मोल, यानी किसके मोल? डिस्प्लेस्ड, यानी क्या कहा? डिस्प्लेस्ड एयर। सभी के मोल क्या होंगे? इक्वल होंगे बेटा। बात समझ में आई क्या? ये इनको कंपेयर करने का तरीका है बच्चों। क्लियर? देखो अब इनसे मेन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ताकि रटना नहीं पड़े, यह आपको थोड़ी थीम बताने का मेरा पर्पज यही था। क्या आपको कंपेयर किससे करवाएगा? जो वोलेटाइल सबस्टांस है। देखो बच्चों, यानी सभी के मोल इक्वल कंसिडर करते हैं कि जितना वोलेटाइल सबस्टांस होगा उतने ही मोल की वेपर बनेगी, और जितने मोल की वेपर बनेगी उतने ही पार्टिकल क्या करेंगे? एयर पार्टिकल से कोलिजन करके उनको डिस्प्लेस करेंगे। तो क्या करेंगे? वोलेटाइल सबस्टांस के मोल, मोल मतलब इसके मोल। क्लियर? ठीक है। और फिर किसके? फॉर्म्ड वेपर के मोल और डिस्प्लेस एयर के मोल। आ गया समझ में? सभी के मोल इक्वल है, और हमें कंपेयर किससे करवाएगा? वोलेटाइल सबस्टांस को इस एयर से कंपेयर करवाएगा बेटा। बात समझ में आई क्या? तो इन दोनों के मोल अगर मैं इक्वल लिख दूं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एन। एन किसके? वोलेटाइल सबस्टांस के। इन दोनों के मोल को अगर मैं इक्वल कर दूं, वोलेटाइल सबस्टांस के मोल इक्वल टू क्या लिखूंगा? डिस्प्लेस्ड एयर के मोल। बात समझ में आई क्या? और हमें पता है बच्चों मोल के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, याद है ना? अरे मोल को अपन क्या कहते हैं? एक तो अपन किसकी टर्म में लिखते हैं? एन अपॉन एन ए। एक अपन क्या लिखते हैं बेटा? वेट की टर्म में डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। एक अपन क्या लिखते हैं? वी लीटर अपॉन 22.4। एक अपन क्या लिखते हैं? वी एम एल अपॉन 22/400। यस और नो? अरे याद है ना? ये सभी फॉर्मूले किसके होते हैं? मोल के। जिसकी ज़रूरत है उसी को यूज़ कर लो। जो वोलेटाइल सबस्टांस है उसको तो क्या वेट और मोलर मास की टर्म में यूज़ करना है, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं? एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने की मेथड है। ओके? इसका मतलब सबस्टांस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? W अपॉन एम डब्ल्यू। अरे मोल के बराबरी तो है। ये मैंने किसके लिए लिखा है बेटा? ये तो वोलेटाइल सबस्टांस के लिए है। ओके? इसका वेट अपॉन मोलर मास इसके मोल की जरा हो गया। ठीक है? और हमें पता है बच्चों एयर, एयर क्या है? अरे गैस की फॉर्म है। गैस के लिए वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ करते नहीं करते? करते हैं बच्चों। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? वी एम एल अपॉन 22/400। ये किसके लिए हो गया? डिस्प्लेस्ड एयर। क्या कहा? डिस्प्लेस्ड एयर। इसके लिए लिख दिया। अब अपना पर्पस क्या था? एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना। इसका मतलब अगर मुझे एम डब्ल्यू कैलकुलेट करना है बेटा तो मैं क्या लिखूंगा? एम डब्ल्यू इक्वल टू, एम डब्ल्यू किसका है? वोलेटाइल सबस्टांस की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वोलेटाइल सबस्टांस, यानी वोलेटाइल सबस्टांस का जो मोलिकुलर वेट होगा वो क्या होगा? अरे इसको एम डब्ल्यू को अगर इधर लेके आ जाऊं तो इधर क्या बच गया? डब्ल्यू बच गया बेटा। तो क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। डब्ल्यू किसका? ये वेट किसका है? वोलेटाइल सबस्टांस का। वोलेटाइल सबस्टांस लिख रहा हूँ बेटा, साथ साथ में ध्यान रखना। वोलेटाइल सबस्टांस का वेट, और हमें पता है बच्चों ये वी एम एल अपोन में आएगा नहीं आएगा? अपोन में क्या आ जाएगा? वी एम एल। और ये किसका वॉल्यूम है बेटा? डिस्प्लेस्ड एयर। जो एयर डिस्प्लेस होगी उसका वॉल्यूम है। क्लियर? ठीक है बेटा। और ये जो डिस्प्लेस एयर का क्या 22/400 मल्टीप्लाई में आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 22
400। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? यस और नो? क्लियर? और यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो हमारे पास क्या फाइनली हमारे पास मोलिकुलर वेट आ जाएगा, MW आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है? तो मैंने क्या कहा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करना। बच्चा अगर डायरेक्टली इस बात को रटे कि MW इक्वल टू क्या, W अपॉन क्या करना है, VML मल्टीप्लाई बाय 22/400, तो शायद कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन ईजी वे में ध्यान रखना, वोलेटाइल सबस्टांस के लिए एप्लीकेबल होता है, सभी के मोल इक्वल कर दो। ठीक है, जिसको वेट की टर्म में बोला उसको वेट की टर्म में लिख दो, जिसको वॉल्यूम की टर्म में बोला उसको VML अपॉन 22/400 से वॉल्यूम की टर्म में लिख दो। क्लियर? चलो बेटा, और कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बेटा आगे बात करें। चलो बेटा, तो ये अपने बात किसकी की, विक्टर मेयर मेथड की अपने बात की है। हर मेथड ध्यान रखना अपने आप में स्पेसिफिक है, किस कंडीशन में एप्लीकेबल होगी और कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक लास्ट का फॉर्मूला तो आपको ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए जब तक फॉर्मूला नहीं ध्यान है, कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान है बेटा, तब तक क्वेश्चन को करने का कोई सवाल ही नहीं है बेटा। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है थोड़ा दिमाग में सेट रखना, कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर? चलो बेटा, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड क्या होती है, नंबर 3, ड्यूलोंग पेटिट मेथड। ड्यूलोंग पेटिट मेथड हमने क्या कहा बच्चों, देखो साइंटिस्ट के नेम पे गिवन है, ये साइंटिस्ट नाम से लगते नहीं लेकिन साइंटिस्ट थे, इनके नाम ऐसे ही होते हैं। तो हमने क्या कहा, हर मेथड के लिए एक खास बात है बेटा, क्या ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, फॉर सॉलिड मेटल्स। मैंने क्या कहा, फॉर सॉलिड मेटल्स। ये क्या होती है, सॉलिड मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होती है बेटा, ठोस धातुओं के लिए। क्लियर? ठीक है, इन्होंने क्या किया, ड्यूलोंग पेटिट ने क्या किया, एक बच्चों क्या प्रैक्टिकली एक डाटा दिया मेटल्स के रेस्पेक्ट में। क्या इन्होंने क्या कहा, मेटल का जो क्या होगा एटॉमिक वेट होगा। इन्होंने प्रैक्टिकल डाटा क्या दिया कि मेटल के लिए एटॉमिक वेट क्या कहा, एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पेसिफिक हीट। क्या कहा, एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पेसिफिक हीट। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऑलमोस्ट क्या आता है, 6.4 के इक्वल आता है बेटा। मैंने क्या कहा, मेटल का जो एटॉमिक वेट होगा और उसकी जो स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 6.4 के इक्वल होता है। बच्चा कहेगा सर ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है, आपको याद है बेटा थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल से हमने पढ़ा है, याद है ना। स्पेसिफिक हीट क्या है, 1 मोल यानी 1 ग्राम सबस्टांस के रेस्पेक्ट में जो एमिटेड हीट होती है उसके कंबशन के लिए क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे, मुझे कैलकुलेट करना है एटॉमिक वेट। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, एटॉमिक वेट। अगर मुझे एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 6.4 अपॉन क्या लिखेंगे, ये स्पेसिफिक हीट अपॉन में आएगा, नहीं आएगा, अपॉन में स्पेसिफिक हीट बच्चों, ये ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है, लेकिन इसमें सबसे खास याद रखने वाली बात है, यहाँ से ध्यान रखना बच्चों, हमारे पास जो एटॉमिक वेट आएगा वो कौन सा आएगा, अप्रोक्स वाला आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने जो लिखा है लहराते हुए, अरे समझते हो ना लहराते हुए, इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट लगभग आएगा बेटा, ध्यान रखना। क्लियर? लेकिन आपको जानबूझ के क्या बोलेगा, एग्जैक्ट। मैंने क्या कहा, इससे हमारे पास जो एटॉमिक वेट आएगा वो क्या आएगा, अप्रोक्स आएगा बेटा। क्या आएगा, अप्रोक्स वाला आएगा। और हमें एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना बेटा, वो कैसे करना है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट जो हम कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्ट वाला, एग्जैक्ट की अगर अपन बात करें तो एग्जैक्ट वाला हमें कैसे करना है, एग्जैक्ट वाला कैलकुलेट करना है तो वो इक्विवेलेंट वेट की हेल्प से करते हैं। ई क्या होता है, MW/X होता है, किसकी हेल्प से, इक्विवेलेंट वेट की हेल्प से। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, MW क्या आ जाएगा, E × X हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा, इस मेथड से हमारे पास जो एटॉमिक वेट आएगा वो क्या आएगा, अप्रोक्स वाला आएगा, लगभग वाला आएगा। क्लियर? लेकिन एग्जैक्ट वाला अगर करना हो बेटा, एग्जैक्ट वाला अगर हमें करना हो यानी यथार्थ वाला बेटा, तो वो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट की हेल्प से करना। तो ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट वाला कैसे करना, आपको सेम सा ऑप्शन देके कंफ्यूज कर देगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, इससे डायरेक्टली हमारे पास जो आ रहा है वो अप्रोक्स वाला आ रहा है, वो सही आंसर है, जरूरी नहीं है। कुछ नहीं बोले तो ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने ये बोल दिया एग्जैक्ट वाला, क्या कहा, एग्जैक्ट वाला कैलकुलेट करो, तब हमें क्या करना है, लास्ट में जो आया इक्विवेलेंट वेट का हेल्प लेकर, यानी तुल्यांकी भार की सहायता से। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, MW/X, X क्या है, वैलेंसी फैक्टर।
यहाँ से जो MW आएगा वो कौन सा होगा बेटा, एग्जैक्ट वाला होगा। क्या कहा, ये एग्जैक्ट वाला हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ गया, यस और नो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा। कुमकुम सर डिस्प्लेस एयर का मोलिकुलर वेट दे तो, अगर दे तो बेटा जरूर बताता, नहीं देगा किसी भी हाल में नहीं देगा, मर जाएगा लेकिन नहीं देगा बेटा, बात खत्म। ठीक है, फिर भी तुम्हें लगता है सर, एक बार दोबारा बताना, कौन सा बेटा, सोहेल कौन सा बताना दोबारा, ड्यूलोंग पेटिट वाला या विक्टर मेयर वाला, सोहेल। कुमकुम तो अपन ने क्या कहा बेटा, पहले वाला। पहले वाले में क्या करना बेटा, विक्टर मेयर मेथड में क्या करना, वोलेटाइल सबस्टांस के लिए एप्लीकेबल होती है, यानी वाष्पशील पदार्थों के लिए। आपको सिर्फ डाटा देगा कि कोई इतना ग्राम वोलेटाइल सबस्टांस है, तो क्या होगा, इतनी एयर को डिस्प्लेस करता है, इतना वॉल्यूम है, तो वोलेटाइल सबस्टांस का मोलिकुलर वेट क्या होगा। तो आपको करना क्या, जो वोलेटाइल सबस्टांस दे रखा उसके मोल बराबर है डिस्प्लेस एयर के मोल, दोनों के मोल बराबर। वोलेटाइल सबस्टांस को हमेशा वेट की टर्म में देगा, तो W/mW वोलेटाइल सबस्टांस के लिए, क्लियर। और एयर को हमेशा वॉल्यूम की टर्म में देगा, तो VmL/22 किसके लिए, डिस्प्लेस एयर के लिए, क्लियर। इसका वॉल्यूम देगा अपॉन 22 कर देंगे, इसका वेट हमें देगा और MW कैलकुलेट कर लेंगे, काम खत्म, क्लियर। दोनों को बराबर कर दो, दोनों के मोल बराबर कर दिए, सबस्टांस के और एयर के, पदार्थ के और वायु के बेटा, क्लियर। इतनी एयर को डिस्प्लेस करता है, वॉल्यूम हमें देगा। फिर भी देखो देगा तो नहीं, बच्चे ने पूछा कि सर MW की टर्म में दे, बेटा MW की टर्म में दे तो हमें क्या करेगा, वेट भी साथ में देगा। एयर इतनी है, W/mW से एयर का वॉल्यूम आ जाएगा। क्या कहा, समझ में आया। और डिस्प्लेस एयर का मोलिकुलर वेट कभी देगा ही नहीं, सीधा आपको क्या करेगा, वॉल्यूम की टर्म में देगा बेटा, 110%। समझ में आ गया, यस और नो। अब क्या करना है सोहेल, कुमकुम, पीछे वाले में समझ में आया, यस और नो, फटाफट बोलो बेटा। तुम्हें पता पीछे मोबाइल चेक नहीं करूंगा फिर मैं, जब तक अगला पार्ट कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, कुमकुम फटाफट बोलो, कुमकुम। कुमकुम चलो बेटा, ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। तो ये अपने बात की ड्यूलोंग पेटिट मेथड के लिए कैसे हमें करना है, क्या करना है, क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी मेथड है बेटा, बस इस पे क्वेश्चन अगर आए तो बाय द वे कैसे करना है, कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए कैसे करना है, क्लियर। चलो नंबर 4 मेथड की बात करते हैं बेटा। क्या, वेपर डेंसिटी मेथड। क्या कहा, वेपर डेंसिटी मेथड फॉर मेटल क्लोराइड्स। क्या कहा, वेपर डेंसिटी मेथड फॉर मेटल क्लोराइड्स, यानी धातु क्लोराइडों के लिए वाष्प घनत्व विधि। मैंने क्या कहा, मेटल क्लोराइड्स, यानी मेटल क्लोराइड्स के लिए एप्लीकेबल करनी है क्या, वेपर डेंसिटी मेथड। इसमें वेपर डेंसिटी मेथड का नाम, वेपर डेंसिटी का नाम आएगा। बच्चा कहेगा सर ये साइंटिस्ट का नाम है क्या, नहीं बेटा, वेपर के यानी गैस के रेस्पेक्ट में जो डेंसिटी यूज करते हैं बेटा वो क्या होती है, वेपर डेंसिटी। बात समझ में आई क्या। तो पहली बात तो बच्चों देखो नाम से पता चल रहा है, मेटल क्लोराइड्स यानी किसके लिए एप्लीकेबल होगी, मेटल क्लोराइड के लिए एप्लीकेबल होगी बेटा। क्या कहेंगे, ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, फॉर मेटल क्लोराइड्स। किसके लिए बेटा, मेटल क्लोराइड्स, ठीक है। मेटल बच्चा जैसे मान लो मेटल M है, क्लोराइड है, मतलब इसके आगे क्या है, क्लोरीन है बेटा, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक की टर्म्स होती है। मेटल मतलब कोई सी मेटल हो सकती है, एन वही बात है, जैसे मान लो फर्स्ट ए वाली, सेकंड ए वाली, या फिर क्या ये जैसे मान लो डी ब्लॉक वाली भी हो सकती है बेटा। अपन बार बार लिखते हैं ना NaCl या फिर CaCl2, ZnCl2, कौन सी मेटल है, कोई सी भी हो सकती है, हमने M मान सकते हैं। क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब उस मेटल से क्या ऐड है बेटा, क्लोरीन ऐड है, क्लियर, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, हर मेटल से ऐड होने वाले क्लोरीन का नंबर इक्वल हो, 1 ही हो, जरूरी है क्या, नहीं, ये डिफरेंट हो सकता है। मैंने क्या कहा, हर मेटल से ऐड होने वाले क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम सेम हो, इक्वल हो, जरूरी है क्या, नहीं बेटा। किसी मेटल से 1 हो सकता है, किसी से 2, किसी से 3, किसी से कितना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं NaCl, Na मेटल है, 1 क्लोरीन ऐड है। हम लिखते हैं MgCl2, अरे क्या है बेटा, 2 क्लोरीन है। AlCl3,
एल्यूमिनियम क्लोराइड कितने मेटल है, क्लोरीन ऐड है, 3 क्लोरीन ऐड है। तो कहने का मतलब क्या है, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करेगा उस मेटल की वैलेंसी क्या है बेटा, ठीक है, उस मेटल को कितने बॉन्ड बनाने हैं उतने क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। क्लियर, चलो बेटा, तो देखो मेटल क्लोराइड क्या है हमें नहीं पता, तो जैसे अपन एज्यूम कर रहे हैं इफ मेटल क्लोराइड, क्या कहा, इफ मेटल क्लोराइड, अगर मेटल क्लोराइड की अपन बात करें बेटा तो इज MClX, मैंने क्या कहा, मेटल क्लोराइड इज MClX। MClX का मतलब क्या है, M मतलब मेटल, क्लोराइड है तो उसे क्लोरीन ऐड है। अब क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम हमें पता कितने भी हो सकते हैं, वो अपन मान रहे हैं X मान रहे हैं। क्लियर, ठीक है। एंड मैं क्या कहूँगा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज M। बात समझ में आई क्या, मैंने क्या कहा, कंडीशन मैंने क्या मानी बेटा, देखो समझना, मेटल क्लोराइड को मैंने क्या माना है MClX, और इसमें जो मेटल यूज किया उसका एटॉमिक वेट मैं क्या ले रहा हूँ, M ही मान रहे हैं बेटा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, अब अपन क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये अपना मेटल क्लोराइड है MClX, तो इसकी बात करें बेटा तो ये बता पूरे मेटल क्लोराइड का मोलिकुलर वेट अगर मुझे लिखना हो, मैं क्या कहूँगा, एटॉमिक वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट क्या होता है, एक एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, याद है ना, ठीक है। ये पूरा मॉलिक्यूल है, पूरा मॉलिक्यूल है तो पूरे मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, इसमें जो प्रेजेंट है सभी एटम के वेट का सम, यस और नो। क्लियर, देखो बेटा पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसमें जितने भी एटम है सभी के एटॉमिक वेट का सम। इसमें कौन कौन से एटम है, मेटल है, क्लोरीन है, मेटल का एटॉमिक वेट हमने क्या माना है, M। क्लियर, ठीक है। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा, 35.5। क्लियर, ये तो क्या होता है, 1 मोल क्लोरीन का होता है, 1 क्लोरीन क्या मानते हैं अपन, लेकिन हमें पता है बच्चों क्लोरीन के यहाँ पर कितने एटम है, X है, तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं X। अरे सीधी सी बात है, जैसे अपन लिखते हैं CaCl2 तो क्या करते हैं, कैल्शियम का प्लस एक क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 है, Cl2 है तो मल्टीप्लाई 2 करते नहीं करते, वैसे ही जितने क्लोरीन के एटम है मल्टीप्लाई बाय X माना है तो X कर दिया, समझ में आ गया। क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और यूज करते हैं, क्या कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या कहा बेटा कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। क्या कहा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी, यानी किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में अगर मैं क्या करूं, अगर वेपर डेंसिटी को मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर करते हैं तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी का ट्वाइस होता है, डबल होता है बेटा, 2 गुना होता है। क्लियर, इसको शॉर्ट में लिखे तो अपन क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट यानी MW इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, अरे वेपर डेंसिटी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, VD। ये कई जगह बार बार काम में आएगा बेटा, मैंने क्या कहा, वेपर डेंसिटी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, VD। क्लियर, ठीक है बेटा। एक बच्चों देखो आपको याद है तो अपन क्या कहते हैं, जैसे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अरे MW/X होता है या नहीं होता, होता है बेटा, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ मेटल के लिए तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट मैंने क्या माना है, ओनली M माना है, अपॉन में क्या बेटा X लेना ही लेना है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, M इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, इस X को इस E से मल्टीप्लाई कर दूं तो E मल्टीप्लाई बाई X, यस और नो, यस और नो। देखो बच्चों कैसे इनको मॉडिफाइड हमें करना है स्टेप बाय स्टेप। क्या कहा, वेपर डेंसिटी नाम जरूर देगा, तो देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी होता है, तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर वेट यानी MW इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी। क्लियर, ठीक है। अब हमें पता है इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, MW/X होता है। अगर मेटल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो हमें पता है मेटल का MW क्या होता है बेटा, मोलर मास ही तो लेते हैं, एटम है तो एटम का वेट, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल का वेट। अगर मेटल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये MW की जगह क्या लिखूंगा, M/X। ऐसा कैसा, तो M क्या हो जाएगा, इस E को इस X से मल्टीप्लाई कर देंगे तो M क्या हो जाएगा, E मल्टीप्लाई बाई X। बच्चा कहेगा सर आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें फाइनल फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट करके ही मिलेगा बेटा। ओके, तो देखो बच्चों कैसे इस मॉलिक्यूलर वेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पूरे मेटल क्लोराइड के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी, यस और नो। क्लियर, ठीक है। इस M की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, E मल्टीप्लाई बाई X, यस और नो। क्लियर, ठीक है। और बाकी आगे क्या बच गया, 35.5 मल्टीप्लाई बाई X, यस और नो। समझ में आया बेटा, क्लियर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी। यहाँ से बच्चों अपन क्या करिए, अगर मैं X कॉमन ले लूँ, देखो बेटा ये भी X है ये भी X है, X अगर कॉमन ले लूँ तो क्या करें बेटा, क्या बच गया,
E प्लस 35.5। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी अपॉन क्या हो जाएगा E प्लस 35.5। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ये ध्यान रखना, ये इसका मेन फॉर्मूला है, क्लियर। और ध्यान रखना बच्चों, अगर डायरेक्टली याद ना रहे तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई भी कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो। आपको डायरेक्ट वैल्यू देगा वेपर डेंसिटी ये है, इक्विवेलेंट वेट ये है, तो क्या होगा मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा फॉर्मूला क्या होगा। जो वेपर डेंसिटी और इक्विवेलेंट वेट है, वाष्प घनत्व तुल्यांक की बाहर दे रखा है, उनकी वैल्यू पुट करके एक्स का मान जो भी आ जाए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये मानूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ x इक्वल टू 4, यानी इसे सोल्व करने पर अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो ये बताओ अपने मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। MCl हमने लिखा था तो मैं क्या लिखूंगा MCl4। मैंने क्या कहा, अगर x की वैल्यू अगर 4 है तो मेटल क्लोराइड क्या हो जाएगा MCl4 हो जाएगा। आपको सेम ऑप्शन दे देगा MCl1, MCl2, MCl3, MCl4। जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम्स होगा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। चलो फटाफट नोट करो, कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, कोई भी दिक्कत है तो बताओ फटाफट। फटाफट चलो, और किसी को दिक्कत। चलो बेटा, तो ये अपने किसकी बात की है, मेटल क्लोराइड के लिए वेपर डेंसिटी मेथड की बात की है। ओके, 2-3 मेथड और है बेटा, छोटी छोटी को ज़्यादा माथा पच्ची वाली बात नहीं है बेटा। ओके, तो कैसे करना है, क्या करना है बच्चों, देखते हैं। नंबर 5 देखो, नंबर 5 पर बात करें क्या, नंबर 5 ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। क्या कहा, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, ठीक है, ग्राहम का विसरण का नियम। बच्चों देखो, गैसीय स्टेट में मैंने सारा डिटेल से बताया बच्चों, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, पहली बात तो ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, पार्टिकल का अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ स्पॉन्टेनियस फ्लो होना, अपने आप प्रवाहित होना, क्लियर। और ये जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है मेनली किस में होती है, गैसेज में होती है बेटा। तो ये देखो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, फॉर गैसेज। क्या कहा, किसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा, गैसों के लिए एप्लीकेबल होता है, गैसों के लिए लागू होता है, क्लियर। ठीक है बेटा, अब देखो अगर दो अलग अलग गैसों को हम कंपेयर करते हैं तो ये बताओ सभी के डिफ्यूजन की रेट बराबर हो जरूरी है क्या, नहीं। गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, उनको अगर दो गैस, उनमें से कोई भी दो गैस को हमें अगर कंपेयर करना हो तो देखो ग्राहम ने क्या बताया था कि किसी भी गैस के लिए क्या होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो क्या होती है, वेपर डेंसिटी के इनवर्स होती है। और अंडर रूट के, मैंने क्या कहा, रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर ए गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, यानी गैस के विसरण की दर क्या होगी, गैस के वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, शॉर्ट में मैं क्या कह सकता हूं, R इक्वल टू 1/√VD, क्लियर। ठीक है बेटा, अब हमें पता है, ये तो इनका मेन कॉन्सेप्ट था, इसको मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं हमें पता है। अरे मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी होता है या नहीं होता, अभी हमने बात की है बेटा, यस और नो। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वेपर डेंसिटी का ट्वाइस है। इसका मतलब वेपर डेंसिटी अगर इनवर्स में है तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, इनवर्स में होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, R, अपन क्या लिखेंगे बेटा, R इक्वल टू 1/VD अंडर रूट है, और साथ में क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1/mW, इसका भी अंडर रूट। क्यों, क्योंकि हमें पता है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो क्या होगा mw, देखो अगर ये दोनों इनवर्स है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेपर डेंसिटी अगर यहाँ पर इनवर्स है तो क्या आएगा, mw भी इनवर्स में आ जाएगा। इसकी पावर 1 तो इसकी पावर 1, तो इसका अंडर रूट तो इसका भी अंडर रूट बेटा, दोनों का अंडर रूट। समझ में आ गया, क्लियर। और अगर दो अलग अलग गैसों को अगर कंपेयर करें तो क्या लिखेंगे, R1/R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी अपॉन, देखो बेटा दोनों गैसों के लिए वेपर डेंसिटी लिखूं तो R और वेपर डेंसिटी इनवर्स है, R1 अगर ऊपर लिखा है तो वेपर डेंसिटी 1 क्या आएगा, अपॉन में R2 अपॉन में, तो वेपर डेंसिटी 2 क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है,
अंडर रूट के साथ बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। और अगर मोलर मास से कंपेयर करना हो तो क्या लिखेंगे बच्चों, मोलर मास क्या लिखेंगे, देखो mw, वही r और mw भी क्या है, इनवर्स में है, व्युत्क्रमानुपाती है बेटा, तो क्या लिखेंगे r1 अगर ऊपर लिया है तो mw1 फर्स्ट गैस का, ये अपॉन में r2 अपॉन में, तो सेकंड गैस का mw क्या आएगा, ऊपर आएगा बेटा। ये अपने पास क्या आ गया, बस जो हमें वैल्यू दे रखी है उनके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो, अरे बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो बेटा अब अपन बात करते हैं बेटा, देखो क्या नंबर 6 पर अगर अपन बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, आइसोटोपिक मेथड। क्या कहा, आइसोटोपिक मेथड। हमने क्या कहा, हर मेथड की एक खास बात है बच्चों, इस मेथड में क्या करते हैं, आइसोटोपिक, बच्चे को नाम से देखो समस्थानिक विधि इसे बोला जाता है। समस्थानिक विधि का मतलब क्या होता है, अगर हमें कोई गैसेज मिक्सर दे यानी किसी मिक्सर में कई सारी गैसेज है बेटा प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, पहली बात तो इसे ये नाम क्यों दिया गया है आइसोटोपिक मेथड। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बात की है, किसी एलिमेंट के अगर अलग अलग आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं, तो उसका जो एटॉमिक वेट होता है सभी आइसोटोप के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है, यस और नो, औसत होता है। सेम बात यहाँ है बेटा, क्या किसी मिक्सर की बात करूँ, किसी मिक्सर में कई सारी गैसें बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बोतल की मैं बात करूँ, इस बोतल में हमने कई सारी गैस भर दी, गैस ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ भी है, तो आपसे बोले पूरे मिक्सर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या होगा, तो इस पूरे मिक्सर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या करना है, इसमें जो जो गैसें प्रेजेंट है सभी के क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट का एवरेज लेना है। मैंने क्या कहा, जैसे आइसोटोप में क्या करते हैं, एक एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट अपन क्या लेते हैं, सभी समस्थानिकों के सभी आइसोटोप के एटॉमिक वेट का एवरेज लेते हैं, औसत लेते हैं। वैसे ही अगर इस बोतल के अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन कई सारी गैस अगर हमने भर दी तो क्या होगा, पूरे मिक्सर की बात करूं, पूरे मिश्रण का आपसे बोले मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो वो ओनली हाइड्रोजन, ओनली नाइट्रोजन, ओनली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट लेंगे क्या, नहीं, सभी का एवरेज लेना है, क्लियर। और एवरेज का वही तरीका जैसे आइसोटोप में हमने किया था बेटा, तो क्या लिखेंगे, पहली बात तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, फॉर गैसेज मिक्सर। मैंने क्या कहा, किसके लिए एप्लीकेबल होती है बेटा, फॉर गैसेज मिक्सर, यानी कई सारी गैसों का मिक्सर दे रखा हो तब क्या करते हैं, ओके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी MW किसका, एवरेज वाला बेटा, यानी गैसेज मिक्सर, पूरा जो गैसेज मिक्सर बेटा, यानी गैसेज अलग अलग गैसों का जो मिक्सर है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें क्या लेना है, ये लेते हैं बेटा M1X प्लस M2 y प्लस क्या लेते हैं M3Z, अपोन में क्या लिखेंगे बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड। आ गया समझ में, यानी पूरा जो गैसेज मिक्सर है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें क्या चाहिए बेटा, यानी अलग अलग गैसेज, यहाँ पर देखो M1 हमने लिखा है, M1 कोमा M2 एंड M3, ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, क्या कहा, मॉलिक्यूलर वेट फॉर डिफरेंट गैसेज। मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूलर वेट फॉर डिफरेंट गैसेज, यानी अलग अलग गैसेज है उनका मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर। और एक्स वाई जेड क्या है बच्चों, एक्स वाई एंड जेड, ये क्या है, परसेंटेज अमाउंट, क्या है बच्चों, परसेंटेज अमाउंट फॉर डिफरेंट गैसेज, यानी जो अलग अलग गैसेज है उनकी परसेंटेज अमाउंट। आपसे बोले ये 10% है, मालूम पहले वाली 10% है, ये 20% है, ये 40% है, 50% है, जो भी हमें बोले उनकी परसेंटेज अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में टोटल परसेंटेज अमाउंट, क्लियर। ठीक है बेटा, एक मेथड की अगर अपन और बात करें बेटा, यानी बाई आइडियल गैस इक्वेशन, क्या कहा, बाई आइडियल गैस इक्वेशन। वैसे तो ये मैं बताता हूँ नॉर्मली, लेकिन इससे भी हम MW कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन आदर्श गैस समीकरण द्वारा कैसे कर सकते हैं बेटा, आपको ध्यान है, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या करते हैं, PV = nRT, यस और नो। और हमें पता है जो n होता है वो क्या होता है, W/MW, यस और नो, अरे होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, PV = n की जगह मैं क्या लिख दूंगा, W/MW मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, RT, ठीक है बेटा। और आइडियल गैस इक्वेशन है, पहली बात तो ये भी किसके लिए एप्लीकेबल होती है बेटा, फॉर गैसेज, किसके लिए, ये भी गैसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे देखो मोलर मास चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, MW = क्या हो जाएगा, WRT अपॉन क्या हो जाएगा, PV, क्या कहा,
mw इक्वल टू क्या हो जाएगा, WRT अपॉन PV, यानी आपको जो गैस का वेट दे रखा है, R इक्वल टू क्या है, यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है, P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम है बेटा। क्लियर, ये सब जो हमें दे रखा है बेटा, इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, उस गैस का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या, अलग अलग कंडीशन बेटा 7 कंडीशन हमने डिस्कस की है, जो हमें गिवन है, जो आस्क है, उसी के अकॉर्डिंग वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फॉर्मूला यूज़ करना है और वैल्यू पुट करके सोल्व करना है बेटा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई, यस और नो? क्लियर, चलो यहाँ तक को डाउट है तो बोलो फटाफट, यहाँ तक को डाउट है तो बोलो फटाफट, यहाँ तक को डाउट है तो बोलो, आज के लेक्चर में कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, फिर लेक्चर कंप्लीट करके अपना ऑर्गेनिक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट, कोई भी दिक्कत? चलो बेटा ठीक है, आज जो पढ़ा अच्छे से रिवाइज करना बेटा, ठीक है, और यहाँ तक ये क्वेश्चन जरूर सोल्व करके देखना। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटा अपना परसेंटेज कंपोजिशन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन का, या फिर नाइट्रोजन की बात करें ड्यूमाम, यानी कई सारी मेथड्स होते हैं इनके लिए, लीबिंग मेथड, कैरियस मेथड यूज़ करते हैं बेटा, या फिर ड्यूमा मेथड, जेल्डोल मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारी मेथड्स अपन यूज़ करेंगे, कैसे करना क्या करना। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अलग अलग टाइप की मेथड्स के बारे में बात करेंगे बेटा। ओके, बाय।